प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे वायुमंडल के गैसीय संगठन के बारे में। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यह वायुमंडल एटमॉस्फेयर क्या है। पृथ्वी के चारों ओर एक वायु का घेरा विद्यमान है, जिसे ही वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाया जाता है, वायु का घनत्व कम होता जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 95 से 99% भाग पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक विद्यमान होता है, जबकि शेष 1 से 5% भाग 20 से 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक विद्यमान होता है। अब हम देखते हैं कि वायुमंडल का संगठन क्या है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है। तो वायुमंडल में कई घटक विद्यमान है, जैसे विभिन्न गैसें, जलवाष्प, धूल के कण, सूक्ष्मजीव, परागकण और धुआं। पहला कंपोनेंट देखते हैं हम गैसों के बारे में। तो वायुमंडल में विभिन्न गैसें विद्यमान है और ये गैसें एक मिश्रण का निर्माण करती है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का आयतनीय अनुपात देखा जाए तो नाइट्रोजन गैस 78.08% अमाउंट में विद्यमान है। ऑक्सीजन गैस 20.84% है। ऑर्गन गैस 0.93% है। CO2 गैस 0.0318% विद्यमान है। यदि वायुमंडल में CO2 की ppm मात्रा देखी जाए तो यह 300 ppm मात्रा में विद्यमान है। इन गैसों के अलावा वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन आदि गैसें भी विद्यमान होती है। गैसों के बाद में हम वायुमंडल का अगला संघटक देखते हैं, जो है जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल का अत्यधिक परिवर्तनशील घटक है। वायुमंडल में इसकी मात्रा में काफ़ी उतार चढ़ाव होता रहता है। पृथ्वी के गर्म तथा उष्णकटिबंधीय भागों में जलवाष्प की आयतनीय मात्रा लगभग 4% होती है, जबकि शुष्क रेगिस्तानी व ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों में जलवाष्प 1% से भी कम हो सकती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में भी कमी आती जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की लगभग 50% मात्रा पृथ्वी की सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही विद्यमान होती है। जलवाष्प की मात्रा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भी कम होती जाती है, यानी कि इक्वेटर पर जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक है, जबकि पोलर रीजन में इसकी मात्रा सबसे कम हो जाती है। अब हम देखते हैं वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प के कार्य। तो इसका पहला कार्य है कि जलवाष्प सूर्य के ताप की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी तक पहुंचने वाली ताप में कमी आ जाती है। यह पृथ्वी से उत्सर्जित ऊर्जा को भी संग्रहित कर लेती है। इस प्रकार यह
एक कम्बल की तरह कार्य करके पृथ्वी को अधिक ठंडी या अधिक गर्म होने से बचाती है। पृथ्वी पर जल प्रायः जल वाष्प के अतिरिक्त ठोस या द्रव रूप में भी विद्यमान होता है। यह जब अपने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तो गुप्त ऊष्मा का अवशोषण करता है या गुप्त ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। जैसे जल जब जल वाष्प में बदलता है तो यह वायुमंडल से गुप्त ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है, लेकिन यह जल वाष्प जब ठंडी होती है और पानी का रूप लेती है अर्थात वर्षा के दौरान यह जल वाष्प गुप्त ऊष्मा को विमुक्त कर देती है। यह उत्सर्जित ऊर्जा उष्णकटिबंधीय चक्रवात व तड़ित आंधियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वायुमंडल का पहला कंपोनेंट गैसेज हो गया, दूसरा कंपोनेंट वाटर वेप्योर हुआ। अब तीसरा कंपोनेंट है धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स। वायुमंडल में धूल के कणों का मुख्य स्रोत समुद्र कण, बारीक मिट्टी, राख, परागकण, धूल एवं उल्काओं के विखंडित कण आदि है। धूल के कण मुख्यतः वायुमंडल की निचली परतों में अधिक सांद्रता में पाए जाते हैं, परंतु वायु की संवहनी धाराओं कॉन्वेंशन ऑफ एयर करंट द्वारा इन धूल के कणों को ऊंचाई पर भी ले जाया जा सकता है। धूल के कणों की सर्वाधिक मात्रा सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय तथा टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण प्रदेशों में पाई जाती है, क्योंकि विषुवत रेखीय तथा ध्रुवीय प्रदेशों की अपेक्षा इन प्रदेशों में वायु अधिक शुष्क एवं गतिमान होती है। अब हम देखते हैं कि ये धूल के कण वायुमंडल में क्या कार्य करते हैं। तो पहला कार्य है कि धूल के जो कण है वो जल वाष्प के संघनन में आर्द्रताग्राही केंद्रक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का कार्य करते हैं, जो कि अंततः बादलों का निर्माण करते हैं। नंबर 2, ये सूर्य के ताप को अपवर्तित व परावर्तित करने का कार्य भी करते हैं। नंबर 3, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण नारंगी और लाल रंगों का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। चौथा कार्य है धुंध तथा कोहरा भी वायुमंडल में उपस्थित इन धूल के कणों के कारण ही होता है। अगला कंपोनेंट है सूक्ष्म जीव। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, जैसे विभिन्न जीवाणु है, विषाणु है, कवकों के बीजाणु आदि विद्यमान होते हैं। ये सूक्ष्म जीव विभिन्न रोगों को फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला कंपोनेंट है परागकण। वायुमंडल की निचली परतों में विभिन्न पादपों के परागकण भी पाए जाते हैं। ये परागकण हवा में तैरते रहते हैं। कई पादपों के परागकण मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जिसे पोलन एलर्जी, पराग एलर्जी के नाम से जाना जाता है। जैसे